मैं ये बता रहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनाइज है, ये बात बताई। और उसमें ये बताया कि ये फिजिकली सिमिलर होता है किससे, लाइसोसोम से। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिव दो तरह से मुख्तलिफ है, क्योंकि एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिव ये बिलीव किया जाता है, दूसरा जो है इसमें ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, ये पेरोक्सिसोम्स आता कहाँ से, ये बर्ड ऑफ फ्रॉम दी गोल्जी अपरेटस, या तो गोल्जी अपरेटस से या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं इसमें। तो ये जो ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट बना देते हैं। हाइड्रोजन और वाटर को आपस में कंबाइन करके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ब्रेक डाउन करवाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये ज्यादातर जो इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं ये कैटालेज के साथ मिलकर काम करते हैं, और इसके अलावा भी ऑक्सीडेज हो सकते हैं एंजाइम्स जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल पीता है, तो फिर क्या होता है कि उसके लीवर में जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो क्या कर देते हैं, उसी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं लेक्स टॉक्सिक में, किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, एसीटल्डिहाइड में, एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, जो उसके पेरोक्सिसोम्स में, लीवर में पेरोक्सिसोम्स के जो सेल्स हैं वो उसको अल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, एक और भी इसका याद रखिएगा, ये कैटाबोलाइज करता है लॉन्ग फैटी एसिड्स चेन को, लॉन्ग फैटी एसिड्स चेन को कैटाबोलाइज करता है, उसकी ब्रेक डाउन करवाता है इनटू फैटी एसिड्स। इसके साथ ही थोड़ा सा सेक्रेटरी वेसिकल्स देखें क्या होती हैं। secretory vesicles, all the secretory substances which are released from the endoplasmic reticulum Golgi apparatus system is transported into the cell in the form of vesicles called secretory vesicles। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ कि जितने भी सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, ये सेक्रेटरी सब्सटेंसेस किस सिस्टम से रिलीज होते हैं, वो सिस्टम एंडोप्लाज्मिक गोल्जी सिस्टम है, इससे रिलीज होते हैं किसमें, इनटू द साइटोप्लाज्म में, in the form of vesicles are called secretory vesicles or secretory granules, या इसको क्या कहते हैं, secretory granules कहते हैं इसे। इसके फंक्शंस में देखें, पेंक्रियास में जैसे एसिनर सेल्स होते हैं जो अपना पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो प्रो एंजाइम्स, जितने भी प्रो एंजाइम्स हैं, दरअसल प्रो एंजाइम्स वो होते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बाद में एक्टिवेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसमें भी सेक्रेटरी वेसिकल्स का बड़ा काम है, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाते हैं। जैसे एसिनर सेल्स से रिलीज होते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, वो या तो जाके एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हाईली एसिडिक होते हैं, या तो वो एक्टिवेट होते हैं जाकर अपने पेंक्रियाटिक डक्ट में या ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम उनको एक्टिवेट करता है, वहाँ पे एक एंजाइम से बड़ा मशहूर, आपने पहले भी सुना होगा, इंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट करता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन जाता है उसको एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सन में। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो अब सेक्रेटरी वेसिकल्स में कौन सा मटेरियल है, दरअसल मैंने ये बताया कि सेक्रेटरी वेसिकल्स में वो मटेरियल है, वो
सेक्रेटरी मटेरियल है जो इस सिस्टम से आया है, इस सिस्टम से जो मटेरियल आया है वो इस वेसिकल्स में है। अब ये वेसिकल्स चली जाएंगी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से आगे ये चली जाएंगी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगी, ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे और तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं आता और इसको ये नहीं कहता कि जो इसके अंदर कंटेंट है उसको रिलीज करो। जब स्टिमुलस आएगा तो इसमें जो कंटेंट है वो रिलीज होगा, या तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में या फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज होगा। ये थी सेक्रेटरी वेसिकल्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस को हम आम जुबान में पोस्टमैन भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस, पोस्टमैन। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के साथ, एसोसिएशन विद द ईआर। और ये भी हमसे यूज है कि इट इज मेनली कंसर्न्ड विद सेल सिक्रेशंस, कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रेशंस, सेल सिक्रेशंस के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। तो एसोसिएशन है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो दरअसल होता ऐसा है कि जो भी वेसिकल्स हैं वो पिंच ऑफ होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे वेसिकल जो है वो पिंच ऑफ होके निकली, ठीक है। फिर वो किसके पास जाती हैं? आगे गोल्जी के पास जाती हैं, गोल्जी का जो स्टैक लगा हुआ है उसके पास जाती है। दरअसल ये स्टैक हो सकता है कि 4 से लेके कई लेयर्स पर मुश्तमिल हो सकता है ये स्टैक इसका। उसमें थिन फ्लैट वेसिकल्स हो सकती हैं जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दरअसल है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है थिन फ्लैट वेसिकल्स पे मुश्तमिल है, जो 4 से लेके मोर ज्यादा भी हो सकती हैं। तो मैंने ये कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होता है, ये जाता है आगे, आगे किसके पास जाता है? गोल्जी के पास जाता है। गोल्जी का काम है छानबीन करना, ये मॉडिफिकेशन करता है, इसका बड़ा मशहूर काम है, मॉडिफिकेशन करता है आने वाले सब्सटेंस की, जो कहां से आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। उसके बाद फिर इसको भेज देगा आगे लाइसोसोम्स, और फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स से वो कंटेंट से या लाइसोसोम से जो है वो उसको उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास गोल्जी अपरेटस, जिसका मैंने बताया कि ये एसोसिएशन है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, कंसर्न्ड है विद सेल सिक्रेशंस के साथ। फिर ये पिंच ऑफ होती है वेसिकल्स किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होती हैं, और उसके बाद फिर पिंच ऑफ होने के बाद गोल्जी के पास जाती है, वहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन होती है। फिर गोल्जी का काम है ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए मैं इसको पोस्टमैन कहा। या तो वो सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा या उसको फिर सेल से बाहर, जिस तरह की इम्पल्स होगी वैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया या इसको पावर हाउस भी कहते हैं ऑफ द सेल, पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का ये पावर हाउस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तरीके 5 बातें लिखें। इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये तो वेरी होता है इन नंबर में, वेरी इन नंबर्स में मुख्तलिफ होते हैं। ये डिपेंड होता है कि सेल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी एनर्जी सेल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब जो सेल ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर्स में, और जहाँ पे सेल कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कम होगी। मिसाल के तौर पर कार्डियोमायोसाइट्स हैं ये सेल्स, कार्डियक मसल्स के, कार्डियोमायोसाइट्स कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं। तो यहाँ पे मोर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे यहाँ पे। अब एडिपोसाइट सेल्स हैं जहां पे फैट स्टोर होती है, वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? लेस इन नंबर्स।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं, शेप में भी मुख्तलिफ होते हैं, डिपेंड करते हैं इसके डायामीटर में। माइटोकॉन्ड्रिया के डायामीटर में कुछ 100 तक इसका डायामीटर हो सकता है। और इसके बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स भी होता है इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1 माइक्रोमीटर तक और या फिर 7 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर भी होता है। 1 माइक्रोमीटर या फिर 7 माइक्रोमीटर तक भी इसका डायमीटर होता है। अब हम इसकी बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर में देखें तो इसके स्ट्रक्चर में भी डबल मेम्ब्रेन्स आती है, लेकिन फर्क इतना है कि अंदर वाली मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग्स खा जाती है। अच्छा, 2 मेम्ब्रेन्स है। एक मेम्ब्रेन जो बिल्कुल स्मूथ है, बाहर वाली इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड्स बना देती है, और जो इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन्स होती है ना उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टी। दरअसल ये क्यों इनफोल्ड होती है? दरअसल इसलिए फोल्ड हो जाती है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जो भी केमिकल रिएक्शंस वहां पे होते हैं उनके लिए सरफेस एरिया क्या कर देती है? इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर वाली मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड्स बना देती है इस तरह, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, और ये सारा कहलाता है अंदर वाला पोर्शन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं वो जो इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और पड़े हुए हैं उनके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एक हाई रिच एनर्जी कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी। और इस सारे प्रोसेस को हम जिसमें एडीपी की फास्फोराइलेशन होती है, एटीपी बनता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जब भी फास्फोराइलेशन का आ जाए तो आपको पता चल जाए ये चीज बना ही रहा है कि तोड़ नहीं रहा है, या उसको कैटालाइज कर रहा है। तो इसमें भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट की है एडीपी में, तो एटीपी बन गया। तो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई थी? जब यहाँ पे पड़े हुए एंजाइम्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के साथ मिलकर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी की क्या काम आई? एटीपी बनाने में। उसकी किसकी फास्फोराइलेशन इसने करवाई? एडीपी की फास्फोराइलेशन करवाई एटीपी में, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शंस हो रही है, या तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है या बीटा ऑक्सीडेशंस होती है। इसमें हर तरह के एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? आपके क्रेब्स साइकिल के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए भी, उसके लिए भी एंजाइम्स होते हैं। और इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशंस के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्मेशन हुई है और एनर्जी निकली है, एटीपी बनी है, मतलब एटीपी की फास्फोराइलेशन हुई है उस एनर्जी से, तो वो आगे एटीपी बना है, और उस प्रोसेस को हमने कहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा है। अच्छा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब 1-2 और बातें देखें। एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिव है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिव। दूसरा, इसके पास अपना डीएनए है, अपनी मशीनरी है इसके पास। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मुताबिक हमने चंद बातें पढ़ी। इसमें मैंने मेम्ब्रेन्स का बताया आपको, और क्रिस्टी की बात कर रहे थे हम कि दरअसल ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है रिएक्शंस के लिए। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, एनर्जी निकली, एटीपी की फास्फोराइलेशन हुई, एटीपी बना। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि सेल्फ रेप्लिकेटिव है और इसके पास अपनी मशीनरी और डीएनए है।
अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। आखिरी आर्टिकल है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन दरअसल ये फिलामेंट्स एंड टेबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिलामेंट्स एंड टेबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये।